Hello everyone, today we start the new topic of our chapter statistics और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा कंसेप्ट विच इज नोन हियर एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। जैसे कि बेटा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा इस चैप्टर के अंदर कि हम अपने डाटा को, चाहे वो अनग्रुप था या वो ग्रुप डाटा था, हमने उस सभी डाटा को प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से जो कलेक्ट करके लाए थे उसे हमने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। आइदर वी आर फॉर्मिंग द टेबल विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज ऑल्सो नोन एज रो डाटा, एंड देन उसके बाद हमने उसकी ग्रुपिंग करी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज ऑफ टू टाइप, इंक्लूसिव इंटरवल फॉर्म, एक्सक्लूसिव इंटरवल फॉर्म। अब उसको, इस चैप्टर को, उस कंसेप्ट को एक और स्टेप आगे लेके चलते और सीखते एक नया कंसेप्ट। The tabular representation of data is an ideal way to presenting them in a systematic manner। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो tabular representation थी जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखी थी, प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस की थी इस चैप्टर के अंदर, कहते हुए एक आइडियल वे होता है डाटा को सिस्टमेटिक मैनर में दिखाने का। When these numerical figures are represented pictorially or graphically, they come more noticeable and easily intelligibly। इट मीन्स डैट कि अगर हम इस डाटा को टैबुलर की जगह में पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना शुरू कर दे, ग्राफ की फॉर्म में शो करना शुरू कर दे, तो ये और ज़्यादा आराम से नोटिस किया जा सकता है और हम उसको इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं, लिविंग मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन अ माइंड ऑफ अ ऑब्जर्वर। और फिर ये ऑब्जर्वर के माइंड पे एक और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। इसलिए अब जब हमने टेबल बनाना सीख लिया तो अब हम इसको ग्राफिकली यानी कि पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, क्योंकि आपने देखा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ डाटा इन अ ग्राफिकल मैनर, कि ये हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा और हम लोगों को पिक्चर्स और ग्राफ की हेल्प से उस डाटा को ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं हम दो अलग अलग डाटा को। तो दिस इज द यूज, दिस इज द रीजन कि हम लोग अपने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को, जो एक अच्छा तरीका था, एक आइडियल वे था, एक बेटर वर्किंग थी, उसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं और ज़्यादा उसको रिप्रेजेंटेबल शो बना रहे हैं, सो डैट कि हम उसे आराम से कंपेयर कर सके। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स। कहते हैं हम लोगों को जब पिक्चर में या ग्राफ में डाटा दिखाना तो हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। इस चैप्टर में हम डील करेंगे उन सभी तरह के ग्राफ्स पे। हमारे कोर्स में इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम लोगों को इन तीन तरह के ग्राफ्स बनाने सीखने हैं। तो बहुत सारे तरीके, पाई चार्ट भी होता है और भी डिफरेंट वेज होते हैं, बट हियर वी हैव टू वर्क ऑन बार ग्राफ्स, histogram and frequency polygon। It means in this particular chapter, in this particular session, we have to discuss only three type of pictorial representation। One is known as bar graphs, second is known as histogram and third is known as frequency polygon। तो अब जो हमारा ये चैप्टर है, जब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो we have to discuss these three headings here। और उसमें से मैंने आज इस लेक्चर के लिए सिलेक्ट कर लिया आपका पहला वे, पहली इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ और बार चार्ट। बार ग्राफ भी सही बोलते हैं, कॉलम ग्राफ भी सही बोलते हैं, बार चार्ट भी सही बोलते हैं। जो बार ग्राफ होता है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा का इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार। बार ग्राफ बोलो, कॉलम ग्राफ बोलो या बार चार्ट बोलो, ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा का रेक्टेंगल्स में, बार्स में, जिनकी विड्थ तो इक्वल होगी बट हाइट वेरीज करेगी। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर कि उनकी जो विड्थ होगी वो तो इक्वल ली जाएगी, लेकिन उनकी हाइट अकॉर्डिंग टू देयर डाटा वेरीज करेगी। कोई हाइट बड़ी हो जाएगी, कोई हाइट छोटी हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो ये एक बच्चे के मार्क्स शो किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सपोज करिए आप में से एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स हैं जो उसको अलग अलग पेपर्स में मिल रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू से हियर कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो विड्थ है, ये तो सेम रहेगी। जैसे सपोज करिए ये मैथ्स है, सपोज करिए ये साइंस है, सपोज करिए ये इंग्लिश है, एंड हियर इट इज़ 0, 50, 100, इट इज़ 150। तो इस तरह से हम लोगों को अलग अलग बार ग्राफ से, अलग अलग कॉलम से ये डिसाइड हो गया कि ये रेक्टेंगल्स क्या शो कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि मैथ्स में उसके मार्क्स 100 आया है, साइंस में उसके मार्क्स 150 आया है, इंग्लिश में उसके मार्क्स 100 आया है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, इन द फॉर्म ऑफ बार्स। दैट इज वाई इट्स नेम एज कॉलम ग्राफ और इट्स नेम एज बार ग्राफ और इट्स नेम एज बार चार्ट। ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं हम इन्हें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। देखो जो मैंने पहली फिगर बनाई वो वर्टिकल थी, अब मैं जो दूसरी फिगर बना रहा हूँ वो आपके लिए हॉरिजॉन्टल है।
सपोज करो मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास वे आ गए ये इक्वल विड्थ के साथ के आ गए। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने अब की बार यहाँ लिख दिया मैथ्स, यहाँ लिख दी साइंस, यहाँ लिख दी इंग्लिश। तो इट इज़ ऑन अस कि हम कैसा बनाना चाह रहे हैं। 0 सपोज करो ये 50, ये 100 एंड दिस इज़ 150। तो बेटा आपने देखा इन बार ग्राफ्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था। जो बार ग्राफ की हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज को। जैसे मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 150 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है। तो द हाइट ऑफ दिस बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द गैप बिटवीन टू बार ग्राफ इज केप्ट सेम। ये जो गैप है, देखो जब आप ग्राफ पेपर लोगे ना तो ये गैप्स उसमें ऑलरेडी ड्रॉ होते हैं। तो दीज गैप्स मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। ये गैप्स जो होने चाहिए सेम साइज के होने चाहिए, इक्वल साइज के होने चाहिए। तो दिस इज द ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, in which we have to need to draw the different type of graphs, different types of pictures to make this data more informative, more noticeable, more easy to compare। और उसमें मैंने आपके सामने कहा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बार ग्राफ, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉलम ग्राफ, विच इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा का रेक्टेंगल्स और बार्स की फॉर्म में, जिसमें विड्थ इक्वल चलेगी, हाइट वेरीज करेगी अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। ये जो रेक्टेंगल्स हो गए दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल शेप और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम हॉरिजॉन्टल शेप्स। द हाइट ऑफ दीज बार्स आर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हियर एंड दीज गैप्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल इन विड्थ। इनके बीच का गैप इक्वल विड्थ का ही चलेगा। तो इन सभी बेसिक्स को दिमाग में रखते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं जो बेस्ड है हमारे बार ग्राफ पे। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हियर। In this question we have to have some basic information. The following table shows number of students participating in various game in a school. क्रिकेट में 27, टेनिस में 9, फुटबॉल में 18 एंड बैडमिंटन में 12 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। मुझे इसके लिए एक बार ग्राफ बनाना है, यानी कि इसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को। लेट वी हैव टू से दैट लेट टेक games along x-axis and number of students along y-axis। तो मैंने गेम को x-axis पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को y-axis पे कंसिडर करने की सोची। बेटा जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यूज अ पेंसिल स्केल एंड अ प्रॉपर ग्राफ पेपर टू डिज़ाइन एंड ड्रॉ दीज पार्ट्स देयर। प्लीज़ बेटा याद रखो, मैंने यहाँ पे कहा आपको कि ये जो एक्स एक्सिस है, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा ही है कि दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ ओरिजिन। अब मुझे यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के गेम्स पे वर्क करना है। तो आई एम टेकिंग अ गैप्स, मैंने कहा ना ग्राफ पेपर होगा तो दीज गैप्स आर ऑलरेडी गिवन टू अस। वहाँ पे तो बस हाईलाइट करना है हम लोगों को वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमने वो गैप्स ले लिया है। नाउ एज इट इज ऑलरेडी मेंशन कि गेम्स विल बी यूज्ड ऑन अ एक्स एक्सिस, टेकन ऑन एन एक्स एक्सिस वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग द वाई एक्सिस एंड हियर व्हेन यू चेक द रीडिंग इट इज 9 and 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 27 तक जा रहा है। तो आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 1 यूनिट विद 6। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 6 देन बेटा इट इज यू विल से इट इज़ 3 का ले लीजिए, चलिए 3 6 9। बेटा 27 तक जाना है तो इट्स बेटर टू मेक मोर चेंजेस हेयर सो डैट कि हमारा ग्राफ पेपर भी पूरा यूज़ हो जाए और हमारे को गैप्स भी प्रॉपर मिल जाए। तो आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 6 ओनली। तो 6 देन वी टेक 12 देन वी टेक 18 देन वी यूज 24 एंड फाइनली वी हैव 30। इट इज़ अंडरस्टूड इसका मिड 3 होगा, इसका मिड 9 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इसका मिड 15 होगा, इसका मिड 21 होगा और इसका मिड 27 होगा। तो दिस इज द वे टू टेक द एलिमेंट्स। ये तो 3 9 15 21 27 आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है कि इनके गैप्स के बीच का गैप इतना चलेगा। आप अगर स्केल लिखना चाहोगे तो स्केल होगा ऑन वाई एक्सिस
वन स्मॉल स्क्वायर, वो जो 1 यूनिट का स्क्वायर होता है, वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स, ये 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लीज़ रिमेंबर डैट एक्स एक्सिस पे तो गेम्स के नाम ही चलेंगे। तो 27, तो देखो 27 के लिए मुझे यहाँ तक जाना है, और मैंने क्या कहा आपको, ये इक्वल गैप्स के और इक्वल विड्थ के कॉलम्स बनेंगे, बार ग्राफ्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये बन गया मेरे पास अ गैप फॉर क्रिकेट। तो बेटा ये जो पहला कॉलम है, दिस रिप्रेजेंट्स अ क्रिकेट। ग्राफ पेपर होगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे आपके, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होगी उसके अंदर, एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव आंसर। देन नेक्स्ट में मेरे को 9 लेना है, 9 इज हेयर, तो वी हैव टू यूज इट एज 9 ओनली। तो ये 9 का बन गया, एंड दिस इज द नेम ऑफ कॉलम फॉर टेनिस। तो ये टेनिस का कॉलम बन गया है। देन उसके बाद बेटा मुझे नेक्स्ट बनाना है 18 फॉर द नेक्स्ट गेम हेयर। प्लीज रिमेंबर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट यूजिंग द प्रॉपर स्केल पेंसिल to draw these parts, and these columns are of same width and they are same vertical height। ये vertical बार ग्राफ बना रहा हूँ मैं, और this column is representing here as football। और आपको कॉलम की सिलेक्शंस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्राफ पेपर में these columns are already highlighted, and then you have to draw a 12, and to draw this one 12 बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से 12 को पॉइंट आउट कर लिया। तो ये बन गया बेटा। तो दिस इज द 27 वैल्यू, दिस इज द 9, this is 18 and this is 12, and the last game is represented by the term badminton। तो इस तरह से बेटा this is the way to represent the bar graph। ये है बेटा बार ग्राफ, जिसमें हम लोगों ने एक इक्वल विड्थ के वर्टिकल कॉलम्स बनाए, लेकिन उनकी हाइट उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरीज कर गई। जिसकी हाइट जितनी बड़ी थी, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना बड़ा था, उसका उतना ही बड़ा कॉलम आ गया, and we are in a position to get the bar graph। I am just shading it, ऐसे आप भी अपनी पेंसिल से शेड कर देना, and you will get the answer of this part। तो इसने हमारे डाटा को मोर बेटरली रिप्रेजेंट कर दिया, नोटिसेबल फॉर्म में दिखा दिया कि क्रिकेट का कॉलम सबसे बड़ा है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी, टेनिस का कॉलम सबसे छोटा है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी थी। सो टू रिप्रेजेंट द बार ग्राफ ऑफ द अबव डाटा वी हैव टू लेट टेक द गेम्स अलोंग द एक्स एक्सिस, नेम ऑफ द गेम्स अलोंग द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द वाई एक्सिस, एंड देन बेटा उसके बाद मैंने ये भी लिखा है स्केल, क्योंकि एक्स एक्सिस तो एज अ नेम ही चल रहा है, बट वाई एक्सिस में वी हैव टू टेक की जो 1 स्मॉल स्क्वायर्स हो गए, these all are of representing 6 student here। So as a result we get a bar graph, and this is specially known as vertical bar graph, in which height of these bar graph represent the frequencies, whereas these gaps are always equal in size, equal in width, and these columns are also of same width। Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.3 which is based on our first concept of graphical representation, that is bar graph। The survey conducted by the Organization for the Cause of Illness and Death among the women between the age of 15 to 44 in years worldwide found the following figure in percentage। So there are 6 different cases, causes जो death हो जाती है women's के, with their percentages given to us। तो like reproductive health condition is 31.8%, neocentric condition is 25.4%, injury 12.4%, cardiovascular condition 4.3%, respiratory conditions 4.1%, and other causes are 22%। इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, इन कंडीशंस के मेजर कॉज के बारे में बताओ, एंड देन उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करो। तो देखते हैं आप, सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बार ग्राफ। सो टू गेट द बार ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू से दैट कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस पूरे डाटा को बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आइदर इन द वर्टिकल फॉर्म और इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दैट इज ऑन आवर वर्किंग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ओरिजिन। अब 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैव टू बी ड्रॉन हियर, तो आई एम गोइंग टू मेक दैट कॉलम्स। तो आपके ग्राफ पेपर पे तो बेटा ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दैट हाईलाइटेड पार्ट्स हियर। और इस तरह से बेटा वी आर ड्राइंग दैट कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे इनके कॉलम्स को डिज़ाइन कर लूँगा। व्हेन यू चेक दी वैल्यूज हेयर, परसेंटेज हेयर,
इट इज़ लाइक वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम 4 पॉइंट समथिंग टू 31 तक लेके जा रहे हैं, तो आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 5 ओनली. तो इट इज़ 5, देन हेयर इट इज़ 10, देन इट इज़ 15, देन हेयर इट इज़ 20. 20 के बाद बेटा यहाँ आ गया 25 एंड देयर इट इज़ 30 एंड हेयर इट इज़ 35 एंड रिक्वायर्ड होगा तो 40. तो ये मैंने आपके लिए वर्किंग करनी शुरू कर दी है. यहाँ तो मैं यूज़ करूँगा कॉजेज़ को एंड हेयर वी आर यूजिंग दैट फीमेल फर्टिलिटी रेट. तो आप अपनी कॉपी में आराम से इन चीज़ों को देख के लिख लीजिएगा जो परसेंटेज में है. ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाइड करके शुरू कर दिया हमने अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहली टर्म 31.8 की बात करेंगे एंड प्लीज़ रिमेंबर डैट 31.8 होगा 32 के बहुत आसपास. तो आपके इस कॉलम के अंदर क्योंकि 10 गैप्स आर देयर तो आपको 4th गैप को मार्क करना है. तो दिस इज द वे टू ड्रॉ दैट पार्ट. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 31.8 एंड टू नेम इट एज, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ RSC. आपके पेपर में नहीं होगा, आप पूरा लिख दीजिएगा नीचे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया RHC. दिस इज हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. फिर बेटा सेकेंड है 25.4, तो इट इज जस्ट अबव दैट 25. तो 25 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे बस हम एंड गेटिंग दिस आंसर है और मुझे मिलेगा इसका ये आंसर. तो ये 25.4 आ गया एंड इट इज नेम्ड एज नियोसेक्रेट्रिक कंडीशंस. तो आप प्लीज़ पूरा नाम लिखिएगा, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में जस्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ. और बेटा याद रखिएगा दीज ऑल आर ऑफ इक्वल विड्थ्स. सबकी विड्थ इक्वल बनेगी. जैसे आप तो देख रहे हैं मैं यहाँ पे फ्री हैंड से बना रहा हूँ, इसलिए कुछ मोटा कुछ पतला से बन रहा है, लेकिन आपके फ्री हैंड से नहीं बनेंगे, विद द स्केल बनाइएगा, इक्वल कॉलम्स बनेंगे, बट हाइट वेरीज करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. देन थर्ड इज इंजरी एंड इंजरी इज जस्ट 12.4%. तो 10 से ऑलमोस्ट 5 पॉइंट ऊपर ले जाइए इसे आप एंड ड्रॉ इट इन अ वेरी केयरफुल मैनर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 12.4 and this is known as injury. I am just giving it as I. ये मैंने स्पेसिफिक कर लिया, आप पूरे नाम लिख दीजिएगा. देन नेक्स्ट इज CC यानी कि कार्डियोवेसल कंडीशन है 4.3 विच इज जस्ट बिलो दैट 5 ओनली. तो 5 से थोड़ा सा नीचे ही बनाइएगा इसे एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4.3 एंड दिस इज CC. देन उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशन है, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बनेगा, जस्ट इससे भी थोड़ा सा नीचे एंड दिस इज रेस्पिरेटरी कंडीशन. तो मैंने यहाँ लिख दिया है रेस्पिरेटरी कंडीशन. तो दिस इज RC. रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से जितनी परसेंटेज ऑफ डेथ हुई है. एंड लास्ट इज 22%. 22 इज मोर देन 20 से 4 पॉइंट ऊपर चले जाइए एंड दिस इज 22. ये 22 बन गई है एंड दिस इज यू विल से अदर कोर्स, OC लिख दिया मैंने. आप फुल नेम लिख सकते हैं बेटा. तो ये आ गया मेरे पास आर रिस्पेक्टिव बार ग्राफ ऑफ द गिवन सिचुएशंस है. जो भी ये सिचुएशंस है ये उसका मैंने आपके लिए बार ग्राफ हाईलाइट कर लिया. तो इस तरह से आई एम ड्राइंग द कॉलम्स. ये वर्टिकल कॉलम्स बनाए, वर्टिकल बार्स बनाए, जिनकी सबकी विड्थ तो इक्वल है लेकिन उनकी हाइट वेरीज कर रही है. एंड द रीज़न ऑफ वेरिंग अ हाइट इज़ वेरी वेरी ईजी एंड सिंप्लीफाइड हेयर. क्या रीज़न दोगे कि वाई द हाइट्स आर वेरीज हेयर? द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग है. नाउ देयर इज अ नीड टू राइट द कंडीशन ऑल्सो. हमने लिखा लेट टेक कॉजेज अलोंग एक्स एक्सिस. मैंने कॉजेज को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया एंड फीमेल fertility rate in percentage along y-axis. तो these are the two values जो आपको सोची. अगर आप स्केल की बात करोगे तो ऑन स्केल में क्या लिखोगे? स्केल में ऑन y-axis
वन स्मॉल स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 5%, वो मैंने 5% यूज किया. तो दीज बेसिक इंफॉर्मेशन वी नीड टू कंसिडर हेयर एंड मेंशन हेयर सो दैट वी मेक द डाटा मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर नोटिसेबल टू अ ऑब्जर्वर. अब आता है मेरे पास सेकेंड पार्ट. विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो बताइए बेटा कौन सी कंडीशन है. कंडीशन द मेजर कोर्स लिख दीजिए. चलिए द मेजर कोर्स ऑफ वुमेन, मेजर कोर्स ऑफ वुमेन इल हेल्थ, वुमेन की इल हेल्थ एंड डेथ का जो मेजर कोर्स है, वुमेन हेल्थ इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज, देख लो किसका परसेंटेज सबसे ऊपर है 31.8, इज reproductive health condition. तो reproductive health condition is the condition which is used here to represent major cause of health and death worldwide. अब तीसरा फाइनल इंफॉर्मेशन क्या देखिए. Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause of second major cause. जो second major cause का reason क्या है. तो what is that two factors? तो two factors may be, first we can say that lack of medical treatment, या तो medical treatment नहीं मिला, or we can say that it may be lack of medical treatment हो गया कि उन्हें या तो medical treatment नहीं मिल पाया, और lack of knowledge, या फिर knowledge की वजह से भी, lack of knowledge की वजह से भी ये reproductive हेल्थ कंडीशंस की वजह से ज़्यादा डेथ होती है वर्ल्ड वाइड. तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे और भी बेटा रीज़न आप दे सकते हो. लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक दे आर इलिटरेट, अनएजुकेट, वट एवर बी द रीज़न, दीज आर द सम रीजन्स जिसकी वजह से उनकी डेथ रेट बढ़ सकती है. तो आपने देखा ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द क्वेश्चन था जिसमें मेरे पास 6 डिफरेंट कंडीशंस थी विद द डिफरेंट परसेंटेजेस एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ एंड आई एम हियर यूजिंग द वर्टिकल बार ग्राफ and using these columns of equal width but varies height according to their frequencies to generate this bar graph here. और मैंने स्पेशली बोला कि हमने क्या किया, take causes on the x-axis, take female fertility rate in percentage along the y-axis, और न्यूमेरिकल पार्ट क्योंकि वाई एक्सिस पे है इसलिए एक छोटा सा जो स्क्वायर चल रहा है वो 5% के इक्वल है. और फिर हमने इसे देखा ध्यान से और ये पता चला कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वही वन ऑफ द कंडीशन है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है वुमेन्स की वर्ल्ड वाइड. एंड इसका जो रीज़न है लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है या लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है फॉलोइंग डाटा on the number of girls to the nearest tens per 1000 boys in a different section of Indian society is given below. सेक्शन है शेड्यूल कास्ट पर 1000 बॉयज 940 गर्ल्स है, शेड्यूल ट्राइब में 970 गर्ल्स एंड सो ऑन. हमें इस डाटा को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है. इन द क्लासरूम डिस्कस करें व्हाट कंक्लूजन्स आर अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट कि वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट कि इस बार जो ग्राफ बन रहा है वो डिफरेंट सेक्शंस पे बन रहा है. एंड हेयर वी हैव टू थिंक 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस आर देयर. तो आई एम गोइंग टू टेक 7 सेक्शंस ऑफ इक्वल विड्थ. सबके बीच की विड्थ इक्वल होगी. मैं बार बार कह रहा हूँ ग्राफ पेपर में आपको ये विड्थ खुद ही इक्वल दिखाई देगी. तो क्योंकि वहाँ पे जो कॉलम्स बने होते हैं वो इसी डिज़ाइन में बने हुए होते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग इक्वल विड्थ. तो हम लोगों ने ये इक्वल विड्थ के गैप्स बना लिए. जब बेटा यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो दे आर इन द वैल्यूज़ ऑफ 900 एंड सो ऑन. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सीधा ही 900 से स्टार्ट ले लिया. वैसे तो मुझे 900 से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, इक्वल गैप्स पे ही जाना चाहिए. तो बेटर है इक्वल गैप पे चलना है. तो हमने यहाँ पे लिखा 100, 200, 300. पर ऐसा करने पे बेटा आपके जो कॉलम्स बनेंगे ऑलमोस्ट सेम बनेंगे, बस देयर इज़ अ वेरी वेरी नैरो डिफरेंस बिटवीन देयर रेंजेस. क्योंकि लास्ट के रेंज में बहुत छोटा सा नैरो गैप आएगा. 400, 500, 600, 700, 800,
900 एंड दिस इज 1000। प्लीज़ रिमेंबर डैट कि मेरे को ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वी हैव टू वर्क अप टू 940, 970 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा यहाँ पे है 10 गैप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर 940 बनाना है तो इट इज़ लाइक वी हैव टू प्लॉट इन दिस मैनर। तो मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से इसे प्लॉट करूँगा। मैंने यहाँ पे ये प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया आपके लिए एंड दिस इज 940। तो बेटे 940 हो गया एंड हेयर वी हैव टू मेंशन इट इज शेड्यूल कास्ट। देन बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट बनाना है वो 970 बनाना है, वो 940 से भी थोड़ा सा आगे निकलेगा। मैंने कहा ना दे आर वेरी सेम नाउ। तो ये 970 हो गया, थोड़ा सा और बड़ा एंड दिस इज शेड्यूल ट्राइब। एंड प्लीज़ यूज द स्केल पेंसिल सो डैट यू हैव टू ऑब्जर्व डैट कि कॉलम छोटे बड़े ना दिखे आपको। 920 तो 940 और 929 से 900 से 2 पॉइंट ऊपर ले जाओ अपने ग्राफ को, अपने कॉलम्स को, इससे 2 पॉइंट ऊपर एंड दिस इज 920। देन बेटा 950 मतलब मिड ऑफ द 9 एंड 1000 के बीच का बिल्कुल सेंटर वाला ले लीजिएगा, ये 950 दिखेगा आपको। Then you have to take 920 again. So please do that 920 again and this is the value of 920. Please columns का gaps maintain रखिएगा। मेरे unequal आ रहे हैं लेकिन आपके नहीं आने चाहिए क्योंकि you have to use scale and pencils there. And then बेटा it is 930, थोड़ा सा ऊपर यानी कि 900 से 3 लाइन ऊपर and 910 this is in 910 here and this is here 910. Schedule caste के बाद we are having non schedule caste or schedule tribe. Then we have backward class, backward district, ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा। फिर आ गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर आ गया रूरल और फिर आ गया अर्बन। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन यार। और यहाँ पे आप लोगों ने लिखे सेक्शंस जो डिफरेंट इंडियन सोसाइटी के सेक्शंस है एंड हेयर यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है बेटा, तो इस तरह से वी आर प्लॉटिंग द पार्ट। आई एम अगेन सेइंग ये कॉलम सब इक्वल विड्थ के होने चाहिए, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हाइट चेंज होगी। अगर आप स्केल की बात करोगे तो प्लीज़ रिमेंबर डैट इस बार मैंने एक्स एक्सिस पे तो सेक्शन लिया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स लिए, आप मेंशन कर लेना। और ऑन अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देख लीजिए एक जो छोटा सर्कल है 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 नंबर ऑफ 100 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। वो इस तरह से 100 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 स्मॉल स्क्वायर बोल लो या 1 सेंटीमीटर बोल लो। अब हमारे को एक कंक्लूजन भी देना है। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? इन द क्लासरूम डिस्कस द कंक्लूजन अराइव्ड। तो क्या कंक्लूजन हमने देखा? हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर मैक्सिमम इज मैक्सिमम। कौन से सेक्शन में मैक्सिमम है? इज मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में सबसे मैक्सिमम है एंड मिनिमम इन, और सबसे कम वैल्यू का ये इन अर्बन सेक्शन। अर्बन सेक्शन में सबसे मिनिमम है। तो ये हम लोगों ने इस डाटा से ऑब्जर्व किया, कंक्लूड किया। तो आपने देखा ये जो कंसेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक है दैट इज़ वेरी इजी। करना क्या है कि जो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक को एक्स एक्सिस पे एक को वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, थोड़ा ये इंटरवल ध्यान से प्लॉट करना है, फिर इनको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के साथ मार्क कर दो। और अब आप चाहो तो इसे शेड कर देना क्योंकि इट मेक इट मोर सिंपल एंड ईजियर।
अच्छा लगेगा आपको लिखा हुआ। और इस तरह से ये मेरे को मिल गए मेरे बार ग्राफ्स, कॉलम बार ग्राफ्स है। मेरी विड्थ जरूर छोटी मोटी पतली चल रही होगी, लेकिन जब आप अपनी स्केल पेंसिल से बनाओगे तो दीज विल बी बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम गैप आएगा, सेम कॉलम्स बनेंगे। इस तरह से छोटे मोटे पतले नहीं बनने चाहिए, सेम विड्थ होनी चाहिए और इनकी हाइट डिपेंड करेगी इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। तो देखिए मैंने ये इसकी शेडिंग कर दी। तो इस तरह से अब जैसे मैंने शेड करी थोड़ा और अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पिक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं हमारे गिवन डाटा को, गिवन ऑब्जर्वेशन को। तो आपने नोट करा यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सेक्शन है विद द डिफरेंट नंबर ऑफ गर्ल्स 1000 पर बॉयज़ दे रखी थी। मैंने पूरे डाटा को उठा के बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पे सेक्शंस को, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लिया और कंक्लूजन में मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़ पे वो तो है हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया सेक्शन में, और सबसे कम जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे मिनिमम है, वो है हमारे लिए अर्बन सेक्शन में। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी इन विच वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। Given below are the seats won by the different political parties in a polling outputs of a state assembly elections, and these are the 6 different parties and seat they won in a different areas. आपको बार ग्राफ से इसे रिप्रेजेंट करना और बताना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ जीती है। सो तो बेटा अगर आपको ये बार ग्राफ बनाना है तो व्हाट यू हैव टू से, बाय टेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन्हें तो ले लो, बाय टेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सीट्स वॉन ऑन अलोंग वाई एक्सिस। तो आप इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये नंबर्स ले लीजिए। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑन अ ग्राफ पेपर अगेन बेटा मैं वही बात कहूँगा, प्लीज़ स्केल का यूज़ करिएगा प्रॉपर। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से, और यहाँ पे लिया हम लोगों ने नंबर ऑफ सीट वॉन्स। प्लीज़ रिमेंबर दैट कि ये जो नंबर है वो 75 भी है, 10 भी है, तो आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 10 ओनली। तो दिस बिकम द स्केल हेयर कि जो एक छोटी सी यूनिट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो 10 की यूज़ करते हैं। तो हमने लिख दिया स्केल में ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट्स। हमने एक यूनिट को 10 सीट्स के इक्वल ले लिया है। तो सबसे पहले मैं एक ही बात कर रहा हूँ, 75 रहेगा जस्ट इन दोनों के मिड में, तो आई एम गोइंग टू प्लॉट इट। मैंने यहाँ पे ये 75 का कॉलम प्लॉट कर लिया और इसके नीचे लिख दिया ए और इसके टॉप पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी 75। देन बेटा वी हैव टू टेक 55 विच इज़ इन बिटवीन दीज टू। जस्ट बेटा विद दिस सेम गैप, इक्वल गैप इक्वल विड्थ, हमने यहाँ पे 55 बना लिया और दिस इज दी पार्टी बी। देन बेटा वी हैव टू ड्रॉ 37 होगा 30 और 40 के बीच की 7th लाइन पे। तो दिस इज बच्चों 37 एंड दिस इज द एलिमेंट सी। अब उसके बाद मुझे मिला 29 एंड दिस 29 इज जस्ट बिलो द 30 ओनली। तो मैंने जैसे इसमें 30 के नीचे रखा तो मुझे मिल गया डी। अब उसके बाद मैं और आगे चला और जैसे मैंने और आगे देखा तो मुझे मिला 10 एंड 10 इज दिस इज 10 and we name it as E. And last and final we are going for 37. 37 is just between 30 and 40 के 30 और 40 के बीच में 37 बनेगा। एग्जैक्टली इसके जितना ही आ जाएगा वो, बस आप स्केल्स का यूज़ करिएगा प्रॉपर। ये 37 एंड यू विल से दैट इट इज़ F। तो बेटा इस तरह से मैंने आपके सामने इन सभी पार्टीज़ के कॉलम्स को विद इक्वल विड्थ कोशिश किया इक्वल विड्थ के बनाऊं एंड उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लॉट कर दिया। तो A, B, C, D, E एंड दिस इज F। अब आपसे ये तो हो गया बार ग्राफ। अब आपसे इन्होंने क्या पूछा है, देन इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया,
सेकेंड पार्ट में हमसे पूछते हैं विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो विच पॉलिटिकल पार्टी यू विल से, तो पॉलिटिकल पार्टी A won the maximum number of seats। आपको खुद ही दिख गया होगा ए का जो रिजल्ट है वो सबसे बड़ा आ रहा है, तो ए इज दैट पर्टिकुलर पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा सीट्स उस पर्टिकुलर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में विन की है। तो आपने देखा ये कितना ही इजी और कितना ही सिंपल सा कंसेप्ट है इस टॉपिक का, जिसमें हम लोगों ने पहले गिवन डाटा को जो पहले से हम लोगों को एक ग्रुप फॉर्म में दे रखा था उसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करा। द प्रॉपर्टी ऑफ बार ग्राफ इज दैट कि दीज गैप्स मस्ट बी सेम, this width must be same but height will be varies according to their frequency. Then we also need to write the proper scale there, and finally we have in a position to give the reply of the part कि किस political party ने सबसे ज़्यादा seats ली, तो we are saying that A is that political party.